कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़ाई की जो जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 5 दशकों से लड़ी जा रही थी। एक ऐसा खूनी संघर्ष जिसने विकास को पूरी तरह से रोक रखा था। लेकिन अचानक 31 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक घोषणा होती है कि देश अब इस सबसे बड़े आंतरिक खतरे से मुक्त हो गया है। आखिर ये खामोश क्रांति कैसे हुई और इसके बाद का सच क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज हम गहराई से तलाशेंगे। बिल्कुल। तो इस विशेष डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑडियो ओवर वीडियो चर्चा का मुख्य उद्देश्य सारा एजुकेशन हब, जी हाँ, सारा एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर दृष्टि आईएएस के विस्तृत नोट्स को डिकोड करना है। सही कहा। और चूंकि ये चर्चा विशेष रूप से सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए है, तो हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे। हम हर खबर में सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितनी एक यूपीएससी छात्र के लिए जरूरी है। और अलग अलग टॉपिक्स को आपस में जोड़कर, मतलब इंटरलिंक करके देखेंगे कि वे जीएस यानी जनरल स्टडीज के किस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। 31 मार्च की उस घोषणा से शुरू करते हैं। वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अंत। हाँ, ये जो माओवादी समानांतर सरकारें थी ना, जिन्हें जनताना सरकार कहा जाता था, उनका खात्मा हो गया है। अगर हम इसे जीएस पेपर 3 की इंटरनल सिक्योरिटी और जीएस पेपर 2 की गवर्नेंस के नजरिए से देखें तो राज्य की भूमिका पूरी तरह बदल रही है। बदल रही है मतलब जमीन पर असल में क्या बदला है प्रशासन के लिए? देखिए, अब तक सरकार को वहां एक शोषक संप्रभु या एक्सप्लॉयटेटिव सॉवरेन माना जाता था, लेकिन अब सरकार को एक कल्याणकारी सुविधा प्रदाता, मतलब वेलफेयर फैसिलिटेटर बनना होगा। इसका गणित बहुत सीधा है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, सीएपीएफ की 100 से अधिक बटालियनें जो वहां फंसी थीं, वो अब खाली हो गई हैं, और जो माओवादी लेवी या जबरन टैक्स वसूलते थे, वो खत्म हो गया है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो अब सीधे बाजार से जुड़ सकेगा। अरे वाह, मतलब संसाधन अब सही जगह इस्तेमाल होंगे। पर मुझे एक बात बताइए, ये तो वैसा ही है जैसे किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिरा तो दिया गया हो, लेकिन असली मुश्किल उस खाली जमीन पर नया ढांचा खड़ा करने की है। क्या सिर्फ बंदूक शांत हो जाने से अपने आप विकास आ जाएगा? What's fascinating here is कि असल चुनौती अब शुरू होती है। बंदूक शांत होने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम या प्रशासनिक खालीपन आया है, उसे अगर सरकार ने नहीं भरा तो माफिया और लोकल कार्टेल उसे भर देंगे। हाँ, लकड़ी माफिया और अवैध खनन वाले तो मौके की तलाश में रहते ही हैं। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है डी रिस्किंग का पैराडॉक्स। ये डी रिस्किंग पैराडॉक्स क्या है? सुनने में तो इकोनॉमी का टर्म लग रहा है भी। देखिए, जब तक उग्रवाद था, कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए वहां माइनिंग करना रिस्की था। अब शांति आ गई है तो वो रिस्क कम हो गया है, यानी इन्वेस्टमेंट डी रिस्क हो गई है। ओह, मैं समझ गया। तो शांति आते ही वहां कॉर्पोरेट माइनिंग तेजी से आएगी और आदिवासियों के विस्थापन का डर फिर से बढ़ जाएगा। एकदम सही। और इसी विस्थापन के डर से तो माओवाद शुरू हुआ था। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से AIEEF फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, एविडेंस, इक्विटी, एम्पैथी और एफिशिएंसी। कोई जमीनी उदाहरण है इसका जो इस फ्रेमवर्क पर खरा उतरता हूं? हाँ, दंतेवाड़ा में प्रशासन ने DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को मिला दिया। और आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड्स का स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल भी बेहतरीन उदाहरण है। जहां स्थानीय आदिवासियों को ही फोर्स में शामिल किया गया था, राइट? बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर बस्तर के वन धन विकास केंद्रों ने कमाल किया है, जहां ग्राम सभाओं को सीधा मालिकाना हक मिला। ये तो बहुत शानदार गवर्नेंस है। लेकिन अभी आपने जिस कॉर्पोरेट माइनिंग के खतरे का जिक्र किया, वही हमें आज की अगली खबर की ओर ले जाता है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और पेपर 3 एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए उड़ीसा वाले मुद्दे की बात करें आप। जी, सारा एजुकेशन हब के छात्रों का ध्यान मैं उड़ीसा में प्रस्तावित नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की तरफ खींचना चाहूंगा, जो टिकरी से सिजिमाली और कुटुरमाली बॉक्साइट हिल्स तक जाएगी। और वहां 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल वाले क्षेत्रों में आदिवासी इसका भारी विरोध कर रहे हैं। और उनका विरोध लाजमी भी है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो भूगोल के हिसाब से ये टर्शरी डिपॉजिट्स और लैटेराइट चट्टानों में मिलता है, और उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वहां माइनिंग होगी तो आजीविका का नुकसान तो हो गई। आजीविका और जल स्रोत दोनों का।
पहाड़ कटेंगे तो इकोलॉजी पूरी तरह बिगड़ जाएगी। Here's where it gets really interesting. प्राकृतिक संसाधनों के इस दोहन का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है और पर्यावरण से ही जुड़ती है हमारी अगली खबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जो भारत की 99वीं रामसर साइट बन गई है। हाँ, शेखा झील। और पिलग्रिम्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। 1852 में जब ऊपरी गंगा नहर बन रही थी, तब ये 25 हेक्टेयर का वेटलैंड बना था। मतलब इंसानों के बनाए ढांचे से एक प्राकृतिक आशियाना बन गया। मैंने सुना है वहां काले हिरण यानी ब्लैक बग भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, और कई प्रवासी पक्षी भी। लेकिन इस रामसर साइट पर खतरे भी बहुत हैं, जैसे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, आक्रामक प्रजातियां, जैसे जलकुंभी, वो जो पानी पर हरी चादर सी बिछ जाती है। हाँ, वाटर हायासिंथ, वो पानी की सतह को ढक लेती है, जिससे नीचे ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे मछलियां मरने लगती हैं। और मछलियां मरेंगी तो प्रवासी पक्षी भी नहीं आएंगे। वहां सिंघाड़े की खेती का भी कोई इशू है ना? सही पकड़ा आपने। वहां कमर्शियल स्तर पर सिंघाड़े की खेती हो रही है, जिससे पक्षियों के प्राकृतिक भोजन के लिए जगह ही नहीं बच रही है। ये एक बड़ा थ्रेट है। पर्यावरण और जनजातीय मुद्दों के इस द्वंद्व के बाद चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विकास की मुख्य धारा से कटे हुए अन्य समुदायों और किसानों की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस और जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर। घुमंतु समुदायों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सरकार घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों यानी डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए सीड योजना चला रही है। आपको याद होगा 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। वो काला कानून जिसने जन्म से ही पूरी की पूरी जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था, जिसे आजाद भारत ने 1952 में खत्म किया था। बिल्कुल, उसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह सीड योजना यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज लाई गई है। और इसके 4 मुख्य घटक है जो छात्रों को याद रखने चाहिए। पहला, मुफ्त कोचिंग ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सके। दूसरा, पीएम जय के तहत स्वास्थ्य बीमा। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन कवर हो गया। और बाकी दो? तीसरा है आजीविका सहायता, मतलब अपना काम शुरू करने के लिए मदद। और चौथा है पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर। ये उन्हें समाज में एक स्थायी पहचान देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर रूरल सेल्फ रिलायंस? अगर हम इसे कृषि क्षेत्र से जोड़ें तो बिहार में एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है। पहली बार स्ट्रक्चर्ड पल्स प्रोक्योरमेंट यानी दलहन खरीद की व्यवस्थित शुरुआत हुई है। हाँ, और ये आत्मनिर्भर दलहन मिशन का हिस्सा है, जो 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। इसे पीएम आशा योजना के तहत लागू किया जा रहा है। तो ये पीएम आशा योजना काम कैसे करती है? इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम या पीएसएस। इसमें सरकार सीधे किसानों से एमएसपी पर खरीद करती है। और अगर सरकार सीधा ना खरीद पाए तो दूसरा कंपोनेंट आता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी पीडीपीएस। मान लीजिए बाजार का भाव एमएसपी से कम है, तो किसान बाजार में ही बेचेगा, लेकिन जो नुकसान हुआ वो पैसा सरकार सीधे किसान के खाते में डाल देगी। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब गोदामों में फसल भरने की टेंशन खत्म। बिल्कुल। और तीसरा है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम पीपीएसएस। इसमें प्राइवेट कंपनियों को खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभी बिहार में एनसीसीएफ और नेफेड मसूर की खरीद कर रहे हैं। और मैंने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में ई-संयुक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए चना और मसूर की डिजिटल खरीद भी हो रही है। हाँ, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा, समाज और कृषि में आत्मनिर्भरता के बाद अब जरा भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। मिस्र की राजधानी काहिरा में 11वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस बैठक का रणनीतिक महत्व क्या है। देखिए, 2026-27 का जो रोड मैप बना है वो बहुत अहम है। भारत का रक्षा उत्पादन अब $20 बिलियन को पार कर गया है। और हमारा रक्षा निर्यात भी तो $4 बिलियन हो गया है ना? बिल्कुल। तो अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं, बल्कि को डेवलपमेंट करने वाले देश बन गए हैं। और इस बैठक में इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नेवी की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। मुझे याद आ रहा है, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। हाँ, ये ऐतिहासिक जुड़ाव है। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिकों ने वहां जान दी थी, जो आज की कूटनीति को एक भावनात्मक आधार देता है। लेकिन कूटनीति और ग्लोबल अस्थिरता का सीधा असर हमारी करेंसी यानी रुपये पर भी तो पड़ता है।
अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने रुपये के एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड प्रतिबंधों में कुछ ढील दी है। ये एनडीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये एक कैश सेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब विदेशी निवेशक भारत के बाहर रुपए के भाव पर दाम लगाते हैं। इसमें असली रुपए का लेन देन नहीं होता, सिर्फ डॉलर्स में मुनाफे या नुकसान का सेटलमेंट होता है। तो जब इसमें असली रुपया इन्वॉल्व नहीं है जी, तो आरबीआई ने इस पर सख्ती क्यों की थी? क्योंकि पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक तनाव था उससे ग्लोबल मार्केट में खलबली मची थी। अगर बाहर रुपए का भाव कुछ और है और अंदर कुछ और, तो सट्टेबाज इस आर्बिट्राज रिस्क का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छा, जिससे भारत के अंदर रुपए की कीमत और अस्थिर हो जाती। बिल्कुल। इसलिए आरबीआई ने ढील तो दी है, लेकिन $100 मिलियन की ऊपरी सीमा या कैप अभी भी बरकरार रखी है। सावधानी बहुत जरूरी है। तो आज हमने आंतरिक सुरक्षा से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक बहुत कुछ कवर किया। लेकिन इस चर्चा का अंत मैं एक सवाल के साथ करना चाहूंगी। वामपंथी उग्रवाद का खत्म होना यकीनन एक जीत है, लेकिन अगर शांति के नाम पर वहां के जल, जंगल और जमीन का अंधाधुंध कॉर्पोरेट दोहन होता है, तो क्या हम असल में उस वैक्यूम को न्याय से भर रहे हैं या एक नए तरह के असंतोष को जन्म दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भावी प्रशासक को विचार करना चाहिए। बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरा सवाल है ये। तो दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सारा एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य सिविल सेवा के विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम ऐसी ही चर्चाएं लाते रहेंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये सारे बेहतरीन कंटेंट ऑडियो बुक गैलरी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने संस्थान के लिए ऐसा उत्कृष्ट कंटेंट डेवलप करवाना चाहता है तो वे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़कर उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।